हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभाष त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रैक्टिस नंबर 3, जिसमें 50 क्वेश्चन को रखा गया है। ये सभी जीएस के होंगे, जिसमें संविधान और ज्योग्राफी और भारतीय इतिहास ये 3 सेगमेंट शामिल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ये आपको बताना है और आपका जो सही आंसर होगा वह होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो जिस प्रकार प्रस्तावना में दिया गया है तो वो इसी प्रकार आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो आपका सही आंसर होगा सी, समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये इसमें से कौन सम्मिलित नहीं था, यह आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 1, 2, 3, पहला, दूसरा और तीसरा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा उद्देशिका। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपका सही आंसर होगा संसदात्मक, संसदीय प्रणाली जिसे कहते हैं, उसी को। प्रणालियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। और यदि अध्यक्षात्मक की बात करें तो यूएसए, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो आपका सही आंसर होगा वह होगा ग्रेट ब्रिटेन, यूके। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यह है प्रकृति में संघीय किंतु एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ भाग संघ से और कुछ भाग एकात्मक, जैसे नागरिकता एकल नागरिकता अपनाई गई है। ठीक है ना। और केंद्र राज्य संबंध है, ये संघीय भावनाओं को दर्शाता है। केंद्र राज्य संबंध है, संघीय भावना को तथा नागरिकता एकात्मक रूप में अपनाई गई है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, वो भी एकात्मक रूप में दिखाई देती है। तो हमारे यहाँ संविधान की प्रकृति जो है वह दोनों रूप में है, संघीय है और एकात्मक दोनों है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
केसी वियर, केसी वियर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने एक कथन कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने ऐसा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो आपका जो सही आंसर होगा 1950। 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, 22 जनवरी 1950। चलिए, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? तो अशोक का सारनाथ, ठीक है ना, सारनाथ के चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब हम आपको लिए एक लिस्ट दिए हैं जिसमें से कुछ नवीनतम राज्यों को एक तरफ राज्य दिए गए हैं और उनके गठन का वर्ष दिया गया है। इसमें से आपके क्वेश्चन 100% एक तो आना ही आना है, ठीक ना, इसलिए इसे आपको याद करके रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, गुजरात 1 मई 1960 को, ठीक है ना। इसी क्रम में आप ऐसे याद करते हुए सबसे नवीनतम जो राज्य है वह है तेलंगाना। तेलंगाना का जो उद्भव हुआ वह हुआ 2 जून 2014 को। इससे पहले 3 राज्य 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के रूप में 2000 में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसे आपको याद करके रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आपका सही आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। आर्टिकल 3 में जो दिया गया है नए राज्य के गठन की शक्ति, तो वह शक्ति किसे दी गई है? तो यह शक्ति संसद को दी गई है। संसद किसी भी राज्य को गठन कर सकता है, किसी नए राज्य को की गठन कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वही क्वेश्चन हुआ कि लैंग्वेज इसका बदला हुआ है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर होगा संसद द्वारा, ठीक है ना। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? पहले दिल्ली राज्य हुआ करता था, इसे यूटी यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया? तो ये 1969वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में, 1956 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, 1953 में, 1953 में, ठीक है ना। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं? तो आपका सही आंसर होगा भाग 2 में, ठीक है ना, भाग 2 में, और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, ठीक है ना, नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? चलिए वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने बताया। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बात किया था कि हमारे प्रकार का किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो हमने बताया कि नागरिकता जो है हमारी है वो एकल प्रणाली की है। एकल अंक तक कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, वो भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है ना, भारत का नागरिक हो सकता है, वह उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हो सकता, वह बिहार का नागरिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेशनलिटी एक होगी केवल, ठीक है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है ना, वह भारत का नागरिक है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सतलज और काली। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप एक बार। इसमें दिया गया है कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में। आप जानते हैं कि नदियों को, यदि हिमालय को हम नदियों के आधार पर बांटते हैं तो उसके हम 4 पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा है? कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना, ये रहा कुमाऊं हिमालय। यह किसके बीच में है? सतलज और काली नदियों के बीच में है। यदि हम इसे हिमालय मान लें तो यहाँ पर सतलज नदी है और यहाँ पर काली नदी है, तो इस क्षेत्र को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। सॉरी, एक बार यहाँ से मान लीजिए हिमालय को, तो इस वाले क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय कहेंगे, ठीक है ना। और यह किन नदियों के बीच में है? सतलज और सिंधु। ये सिंधु नदी और ये सतलज, सतलज और काली। तो ये कुमाऊं हिमालय जिसमें उत्तराखंड आता है, और ये पंजाब हिमालय, ठीक है ना। आगे बीच बताया गया है कि बीच काली और तीस्ता के बीच में, ये काली और यहाँ तीस्ता, काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय, यह नेपाल हिमालय है, ठीक है ना। और इसके आगे जो भाग है वो ये वाला असम हिमालय कहलाता है, ठीक है ना। इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर सतलज, काली, ठीक है ना, सतलज और काली, ये तीस्ता, ठीक है ना। इन नदियों के बीच में असम हिमालय पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है? वह है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा शिवालिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? उत्तर की ओर बात कर रहा है तो आपका सही आंसर होगा बी, पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम आपको ऐसे डायरेक्शन में बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये आपकी कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाएगी, एवरेस्ट नेपाल में पाई जाएगी, नेपाल, और अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये उत्तराखंड में पाई जाएंगी। तो आपका जो सही क्रम होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन में से सबसे नवीनतम कौन सी है?
तो आपका सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी बताना है, तो वह आपका आंसर हो जाएगा पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है, ठीक है ना। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो आपको बताना है कि अटल टनल किसको पार करती है। तो ये आपका सही आंसर होगा पूर्वी पीर पंजाल को। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी आपकी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हम इसी तरह आपके लिए टेक्स्ट लाते रहेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट लाते रहें, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो अक्साई चीन जानते हैं आप लद्दाख में पाया जाता है और ये लद्दाख पठार का ही भाग है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? इसमें करेवा मिट्टी के बारे में पूछा है। तो करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में यह पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा अरावली। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अनाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, अनाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। तो क्या स्थित है? वह है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो यह आपका सही होगा नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी द्वीप पर स्थित है। इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इन दोनों के मध्य में ये नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है? तो यही होगी नीलगिरी पहाड़ी, आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट में से हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी है? तो कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। इसे आपका ऑप्शन बी सही होगा, बी नहीं, ऑप्शन सी सही होगा आपका। केरल एवं तमिलनाडु, कार्डामम पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अजंता। आपका सही आंसर होगा अजंता। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है अन्नामलाई। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ी है तमिलनाडु में, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है?
महाराष्ट्र में आपकी मांडव की पहाड़ियाँ नहीं स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी किस रेंज में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में, ठीक है ना, सतपुड़ा रेंज में। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वह है 1365 मीटर, 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य एवं तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, यदि कोई फीडबैक हो तो अपना कमेंट के रूप में अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।